रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। पटना से आ रही स्पेशल ट्रेन जिसे आनंद विहार आना था, लेकिन रेलवे की लापरवाही की वजह से वो ट्रेन आनंद विहार की बजाय नई दिल्ली पहुंच गई। इस मामले में साहिबाबाद के स्टेशन मास्टर और गाजियाबाद के स्टेशन मास्टर समेत कुल 5 लोगों को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। देश की राजधानी दिल्ली को बहुत आगे ले जाने का सपना है, लेकिन ये सपने कैसे पूरे होंगे, क्योंकि दिल्ली वालों को भ्रष्टाचार का दीमक लगातार नुकसान पहुंचा रहा है। भ्रष्टाचार के इस दीमक की वजह से अब दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है। हम बात कर रहे हैं हाई वोल्टेज तारों की चपेट में आने से हो रही मौतों की। दिल्ली के स्वरूप नगर में कल ऐसी ही एक हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक 10 साल के मासूम की मौत अपने पीछे सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर गई है। ये तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं कि आपको हम साफ साफ नहीं दिखा सकते हैं। 10 साल के मासूम नीतीश की हाईटेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। मां का रो रोकर बुरा हाल है, क्योंकि बेटा चंद लोगों की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दिल्ली के स्वरूप नगर में रहने वाला नीतीश पड़ोस की छत पर दोस्तों के साथ पतंग उड़ा रहा था। तभी छत के ऊपर से जा रही हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बच्चे जो है तार से लटका कम से कम 2 घंटे तक तार से जो है लटका ही रहा। बच्चे तो मेरा उसी टाइम खत्म हो गया, पूरा शरीर उसका जल गया। बच्चे सर ऐसे ट्यूशन से आया, खेलने गया था, 3-4 बच्चे थे छत पे। उसके कोई बच्चे ने चप्पल से फेंक दिया, वो चप्पल ले गया। चप्पल जैसे उठा रहा, वो इतनी पावर का तार था कि उसको खींच लिया। घर वालों का आरोप है कि बहुत देर तक बच्चे का शव तारों पर ही लटका रहा। इस वीडियो में भी एक पुलिस वाला बच्चे के शव को डंडे की मदद से निकाल रहा है और आसपास खड़ी भीड़ तमाशा देख रही है। ऐसा नहीं है कि इस इलाके में लटकते मौत के इन खतरनाक तारों में सिर्फ नीतीश की ही जिंदगी उलझी हो, बल्कि इससे पहले भी यहाँ कई हादसे हो चुके हैं। क्यों इस तरह के घर यहाँ पे बनाए जाते हैं? सर ये जब यहाँ कोई भी घर बनता है तो सर जो यहाँ के प्रशासन है, पुलिस है या आला अधिकारी यहाँ पे आते हैं और पैसे लेके घर बनाने की अनुमति देते हैं और घर बनाते हैं आराम से। पहले भी इस तरह के हादसे यहाँ पर हो चुके हैं? जी सर, कम से कम 10 से 12 तक आदमी यहाँ इसी वायर से मर चुके हैं। आप देखिए किस तरह से ये जो घर बनाया गया है, ये इलीगल रूप से बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर घर बनाने की अनुमति नहीं थी और इस बात का नोटिस भी यहाँ पर भेजा गया था। और सिर्फ यही नहीं, आप देखिए कि इस पूरे इलाके में ऐसे तमाम घर हैं जो कि इसी तरह से हाई टेंशन वायर के नीचे बनाए गए हैं। अब हादसे के बाद नगर निगम भी जागा है और कार्रवाई की बात कर रहा है। और आज एक जोन के अंदर 100-100, 200 बिल्डिंगों को सील किया जा रहा है जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हुई है। और अब ये भी निगाह, क्योंकि हर चीज करने की दुर्घटना के बाद ही ध्यान में आती है, तो इस प्रकार की जहां हाई टेंशन की तार है, जहां इस प्रकार के मकान ज्यादा ऊंचे बने हुए हैं, मुझे लगता है उनको नोटिस दिया जाएगा और उनको नोटिस देकर खाली कराया जाएगा। बिजली कंपनियां कई बार यहाँ के लोगों को नोटिस दे चुकी हैं, लेकिन नियमों और कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए यहाँ लगातार अवैध निर्माण हुआ और नतीजा ये है कि इस पूरी कॉलोनी के ऊपर से हाई टेंशन वायर जा रहे हैं, जिससे लगातार खतरा बना हुआ है। लेकिन यहाँ के लोगों की दलील कुछ और ही है। 35 साल से ज्यादा पुरानी कॉलोनी है ये। 2012 में इन्होंने नोटिस देके सुपल्ला झाड़ लिया, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जबकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भी एमएलए फंड से ये तारें हट सकती हैं। जान की कोई कीमत नहीं किसी की, एमएलए के फंड से तारें हट सकती हैं, तो क्यों नहीं हटा रहे? लोगों की दलीलें बेशक कुछ भी हों, लेकिन सवाल ये भी है कि जब अवैध निर्माण हो रहे थे तो बिजली विभाग क्यों सोया हुआ था? अब इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली के इस इलाके स्वरूप नगर में कई घर तो ऐसे हैं जिनके अंदर बिजली के खंभे हैं, या आप यूं कहें कि कई घरों का निर्माण खंभे के आसपास अवैध रूप से कर दिया गया। ऐसे ही एक घर के अंदर गए हमारे संवाददाता अश्विनी गुप्ता। आमतौर पे बिजली का जो खंभा होता है उससे
दूर रहने की हिदायत दी जाती है। लेकिन हम आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली में ऐसा घर है जहां पे जिसके अंदर बिजली का खंभा होकर गया है। देखिए नजारा स्वरूप नगर इलाके का है, ये बिजली का खंभा है और ये घर के अंदर है, यानी कि ये जो बिजली का खंभा यहाँ पर लगा हुआ था उसी के आगे पीछे लोगों ने घर अपना बना लिया है। ऐसे में घर तो बन गया है लेकिन कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठीक बगल में पानी का नल लगा हुआ है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तमाम जो अथॉरिटीज हैं, तमाम जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, उनको इस बात की जानकारी है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आप बताइए, जिस तरह से घर के अंदर गया हुआ है बिजली का खंभा, आपको लगता है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है कहीं भी? यहाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हुआ भी है आगे, पहले भी कभी हुआ है, 6 लोग मरे हैं, अभी तो बीचों बीच है, कभी भी कुछ हो सकता है। कभी इसकी शिकायत जो बिजली कंपनियां हैं या फिर किसी और को इसकी करी गई है? कई बार ही करी है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक तो नहीं, कई मौतें हुई है लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लिया। हादसे भी लगातार हो रहे हैं लेकिन इसको लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए वो नहीं उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो जगह आप हैं ये इलीगल रूप से बनाई गई है। चाहे तो पुलिस और जो डिपार्टमेंट है वो इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। और सिर्फ खंबा ही नहीं, आप देखिए कि एकदम बगल में, बिल्कुल जहां पर हम लोग खड़े हैं उसके ठीक पास में ये हाई टेंशन वायर जा रहा है। ऐसे में भी लगातार आशंका ये बनी हुई है कि कब कोई बड़ा हादसा हो जाए, और लगातार हादसे हो भी रहे हैं। जो लोग हैं यहाँ पे वो लगातार खतरे में अपनी जिंदगी जी रहे हैं। कैमरामैन राकेश चौहान के साथ अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से लगातार लोगों की मौत हो रही है। स्वरूपनगर में 10 साल के मासूम नीतीश की मौत हुई। तो इस वारदात से महज 2 दिन पहले ही बाहरी दिल्ली के बेगमपुरा में एक मेडिकल छात्र की मौत हुई। ये किशोर भी घर की छत पर मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी हाई टेंशन तार की चपेट में वो आ गया। उधर दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में 10 जुलाई को बच्चों के स्कूल बस के ऊपर खंभा गिर गया था। हालांकि एक बड़ी अनहोनी टल गई और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन सवाल तो खड़े होते ही है। और दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राघवेंद्र उपाध्याय का भी हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से मौत हुई। पहली बार संसद में चुनकर आए सांसदों के लिए दिल्ली में सिर छिपाने की जगह खोजना मुसीबत बन गया है। बात चाहे बीजेपी के सांसदों की हो या फिर एलजेपी या अपना दल के सांसदों की, सभी दिल्ली में आशियाने की तलाश में है। इस परेशानी में कोई सांसद बीमार पड़ गया है तो कोई होटल बिल के बोझ से परेशान है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर। इन दिनों ये फिल्मी तराना नए चुने सांसदों पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में जनता के हक की लड़ाई लड़ने और उनकी आवाज बुलंद करने का जिम्मा और जज्बा लिए ये माननीय दिल्ली पहुंचे हैं। लेकिन देश की राजधानी में ये सब अब खुद को अकेला पा रहे हैं। तमाम सांसद फिलहाल खुद अपने हक की लड़ाई ही नहीं लड़ पा रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ होटलों में या यूपी स्टेट गेस्ट हाउस में ठहरा कर किसी सांसद की जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जा सकता। एक अदद आशियाना। राजधानी में एक छत की तलाश इन नए नवेले सांसदों के लिए बड़ी परेशानी की वजह बन गई है। दिल्ली में पैर जमाने के लिए एक घर की तलाश में ये सांसद अपनी रूटीन दिनचर्या को भी सही नहीं निभा पा रहे हैं। बंगले की इस मुसीबत ने सांसदों की जेब तो ढीली की ही है, कई सांसदों की सेहत भी बंगले के गम में घुली जा रही है। सुनहरे पर्दे पर हर समस्या को चुटकियों में सुलझाने वाले दिलेर मनोज तिवारी का बजट तो होटल की चाय ने ही बिगाड़ दिया है। चूंकि मैं होटल में हूँ तो समस्या तो है, यहाँ बुलाएंगे तो चाय पिलाने में भी काफी खर्चा है। एक चाय यहाँ पे लगभग 200 रुपये से ज्यादा की मैंने देखा नहीं, तो ऐसे में नेता का बजट गड़बड़ हो जाएगा। मकान की टेंशन ने कई सांसदों की सेहत खराब कर दी है। किसी की पुरानी बीमारी उखड़कर सामने आ गई तो किसी से निवाला तक नहीं निकला जा रहा है। अब यहाँ जो है ऊपी भवन में हम लोग खाते हैं, ऊपी भवन का चूंकि सब्जी ठीक नहीं है और तला हुआ चीज खाना पड़ता है, इससे थोड़ा सेहत पर बुरा असर पड़ तो रहा ही है।
मकान के लिए इंतजार की इंतहा हो गई है। 2 महीने की लगातार मशक्कत के बाद भी जिन सांसदों को अपना मकान मयस्सर नहीं हो सका है, उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। गवर्नमेंट उसको जल्द से जल्द खाली कराए, तभी उसके बाद फिर उसको रेनोवेशन में 1-2 महीना टाइम लगेगा। रंग चुना में वह एक मकान अलॉट हुआ है, लेकिन उसमें कोई सांसद महोदय रहते हैं, वो कह रहे थे मैं एक्सटेंशन करवा रहा हूं, और वो अभी तक खाली नहीं हो पाया। दिल्ली जैसे महानगर में आशियाने की आस क्या होती है, इसका एहसास आम आदमी जिंदगी भर करता है। लेकिन इसी दिल्ली शहर में एक अदद घर अब माननीय सांसदों के लिए भी एक सपना बन चुका है। कोई होटलों में रात काट रहा है तो कोई कहीं और। ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि माननीय सांसदों की तलाश कब पूरी होती है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, दिल्ली। महाराष्ट्र में बीजेपी से गठबंधन पर शिवसेना ने कहा है कि उनका गठबंधन पुराना और अटूट है। शिवसेना ने कहा कि पहले की तरह शिवसेना ज्यादा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी और महाराष्ट्र का नेतृत्व उद्धव ठाकरे करेंगे। सीटों का बंटवारा 25 साल से जो चल रहा है वही सूत्र रहेगा। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा सीटें लड़ेगी और विधानसभा में शिवसेना ज्यादा सीटें लड़ेगी, यही सूत्र है। और यही सूत्र से 25 साल से हमारा गठबंधन चल रहा है और आगे भी चलेगा। शरद पवार ने नपेंद्र मिश्रा और नेशनल हेराल्ड मामले पर केंद्र सरकार का समर्थन किया, तो अब उनके बयान पर शिवसेना ने कहा है कि अगर वो समर्थन देना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। हम सब सपोर्ट करेंगे। अगर शरद पवार जी सपोर्ट करना चाहते हो तो स्वागत है। मोदी जी का एक निर्णय है, मोदी सरकार का निर्णय है और हम सब सपोर्ट करेंगे। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री श्रीपद नायक के पब कल्चर से जुड़े बयान पर सियासत तेज हो गई है। गोवा से ताल्लुक रखने वाले केंद्रीय मंत्री नायक का कहना है कि पब कल्चर पर लगाम रखनी चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि पबों में कई अनावश्यक चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये तय करना होगा कि हमारी संस्कृति के लिए क्या बढ़ गया है। नायक ने कहा कि पब कल्चर का बढ़ना देश हित में नहीं है। नायक गोवा के परिवहन मंत्री सुदीन धवलीकर के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें धवलीकर ने कहा था कि गोवा बीच पर महिलाओं की बिकनी पहनने पर रोक लगनी चाहिए। हालांकि नायक ने कहा कि धवलीकर ने जो कुछ कहा वो उनके अपने विचार हैं। संस्कृति के विरोध में कुछ होगा वो हम नहीं चाहेंगे, लेकिन इसी फ्रेमवर्क में जो कुछ कोई काम करेगा उसको कोई अपोज करने की जरूरत नहीं है। और ये लोकल गवर्नमेंट देंगे कि हम केंद्र सरकार यानी उसमें नहीं झुकना चाहते। केंद्रीय मंत्री के बयान पर सियासी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बीजेपी इस संस्कृति के नाम पर लोगों पर अपनी राय थोपना चाहती है। देखिए, मैं कहूंगा हर आदमी की अपनी आजादी है और उस पर कोई पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। साथ साथ ये भी सही है कि शराब एक इंतहाई हानिकारक चीज है और इस पे सरकार को बहुत विचार करके कोई फैसला करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारों को अगर थोपना चाहती होगी या कहीं कुछ चीजों को लेकर इमोशनली उसका फायदा उठाना चाहती होगी, तो हमें लगता है कि बड़े पैमाने पे लोग उन चीजों के विरोध में भी हैं। ये उन्हें समझना पड़ेगा। अगर उन्हें कोई संस्कृति लागू करना है तो उसको प्रचारित करें, स्वीकारें लोग, ना कि उसे लादने का काम करें। शारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में सीबीआई जल्द ही टीएमसी के राज्यसभा सांसद और बॉलीवुड एक्टर मिथुन चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक मिथुन ने शारदा कंपनी के प्रमोटर्स के लिए विज्ञापन किया था। कहा जा रहा है कि इस मामले में मिथुन चक्रवर्ती का बयान भी रिकॉर्ड किया जाएगा। हालांकि इसके लिए अभी कोई तारीख तय नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई शारदा चिटफंड से जुड़े दूसरे लोगों से भी जल्द पूछताछ कर सकती है। इस घोटाले में निवेशकों को करोड़ों रुपए का चूना लगा था। आलू 30 रुपए किलो, प्याज 40 रुपए किलो, टमाटर 50 रुपए किलो। सावन में यूं तो बारिश से लोगों को सब्जियां सस्ती मिलने लगती हैं, लेकिन इस सावन में दिल्ली में सब्जियों की कीमत में आग लग गई। जो भाव हमने आपको बताया है, उस भाव पर आपको आलू, प्याज या फिर टमाटर मिल जाए, इसकी गारंटी नहीं है।
कमजोर मानसून और सूखे की आहट ने लोगों की जेब काटनी शुरू कर दी है। खाने पीने की चीजों के दाम काबू से बाहर होने लगे हैं। दिल्ली में टमाटर 50 रुपए किलो तक पहुंच रहा है। सब्जी सारी महंगी हो गई, किराया भाड़ा महंगा हो गया। जो 2000 रुपए का भाड़ा है वो 4000 का हो गया है। अब जब ये भी तो सब्जी पे पड़ेगा, पीछे से माल आने ने मंडी में आएगा तो सस्ता बिकेगा, नहीं आएगा तो महंगा बिकेगा। सस्ती के बजाय अकड़ो कर दिए सब माल। हाँ, गरीब आदमी तो मार रहे हैं। खाने पीने का तो सस्ता होना चाहिए। आई हैव कम टू सब्जी मंडी ओनली टू सेव मनी सो दैट आई कैन फाइनेंस माई बजट। अदरवाइज इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू बाय फ्रॉम डेली वेंडर्स। एवरीथिंग इज बिकमिंग सो एक्सपेंसिव डे बाय डे। दिल्ली में टमाटर 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है तो आलू और प्याज 40-40 रुपए किलो। आशंका जताई जा रही है कि कमजोर मानसून के चलते यहां सब्जियों की पैदावार पर असर पड़ने वाला है। वहीं खाद्य महंगाई दर कम से कम 1% और बढ़ेगी। गौरतलब है कि मई में ही खाने पीने की चीजों के दाम 9.4% महंगे दर्ज किए गए हैं। जून में पूरे भारत में 43% कम बारिश हुई, जबकि कॉटन, सोयाबीन और गन्ने की खेती की पैदावार के लिए अहम राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में सामान्य से 90% तक कम बारिश हुई है। यूं तो दिल्ली समेत आसपास के इलाके में रविवार को बारिश की फुहार ने थोड़े राहत के संकेत तो जरूर दिए हैं, जो मौसम विभाग के अनुमान को बहुत हद तक सही भी ठहराते हैं। लेकिन महाराष्ट्र, उत्तरी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और विदर्भ के किसान अभी भी बारिश की प्रचुरता से अनजान हैं। मुंबई में पिछले 48 घंटे से इंद्रदेव की कृपा बनी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह से थोड़े बहुत जगहों पर हुई बारिश क्या सूखे की आशंका और महंगाई को रोकने में कारगर होगी? मौजूदा हालात में दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बिचौलियों की पकड़ मंडियों पर साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में इसकी उम्मीद कम ही नजर आती है कि आम जनता को महंगाई की और मार न झेलना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन इसका फायदा किसान नहीं बल्कि बिचौलिए उठा रहे हैं। सब्जियों के दामों को लेकर जी मीडिया की टीम सीधे खेत में पहुंची और सब्जी उगाने वाले किसानों से बात की। देश की राजधानी दिल्ली इस बार बारिश की कमी से जूझ रही है, सूखे की आहट है। ऐसे में बाजार में सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। क्या वाकई में बढ़ी हुई सब्जियों के दाम का किसानों को फायदा होता है? ये जानने के लिए हम पहुंचे सीधे खेतों में, जहां पर सब्जी उगाई जाती है और किसान यहां से सीधे मंडी में माल सप्लाई करते हैं। आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो मार्केट में बढ़े हुए रेट हैं वो इस वक्त प्याज और टमाटर के हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त सीजन नहीं है। और बाकी की सब्जियों में हम दिखाएंगे। आप जो देख रहे हैं ये मिर्ची की खेती हो रही है, इसके पीछे भिंडी की खेती है और यहाँ पर सामने भिंडी के ठीक बाजू में तोरई की खेती हो रही है और इसके साथ साथ घिया की भी पैदावार यहाँ पर इस वक्त किसान कर रहे हैं। आइए हम किसानों से ही बात करते हैं यहाँ के और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मार्केट में बढ़े हुए रेट हैं, जो आम लोगों को जिस मौजूदा दर पर सब्जी खरीद रहे हैं, उससे किसानों को कितना फायदा होता है। धनपाल जी, आपने मिर्ची, तोरई, घिया और भिंडी की पैदावार कर रहे हैं। आप किस रेट में आप थोक मंडी में सप्लाई करते हैं? थोक मंडी में सर जी ऐसा है कि हम लोगों को आधा रेट नहीं मिलता। यहाँ से माल हमारा जाता है 10 रुपए किलो में, तो मंडी में वाले जो फुटकर वाले विक्रेता हैं वो अपने हाई फाई रेटों में बेचते हैं। हम लोगों को कोई प्रॉफिट नहीं होती है। इस बार बहुत कम बारिश हुई है, 70 मिलीमीटर जगह अभी तक केवल 12 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो इससे कितना नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा बारिश से ही नुकसान है इस टाइम। अगर बारिश होती तो मान लो थोड़ी राहत होती। हम लोगों को पानी, डीजल, सबसे ज्यादा डीजल की पानी की समस्या होती है हम लोग किसान लोगों की। और फिर खाद पानी और दवाई तो जानते हो टेम्परेचर इतना हाई है कि गर्मी में से कोई पैदावार ही नहीं होगी फसल। तो आप ये मानते हैं कि जो महंगाई बढ़ रही है उससे जो ग्राउंड लेवल पे किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है? सर जी, किसानों को कोई फायदा नहीं। हम लोग तो वही रेट मिलना है पिछली बार, अभी थोड़े दिन पहले मिल रहे थे सही मौसम में, वही रेट अब मिलना है। किसानों से बात करने के बाद जी मीडिया की टीम दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंची। किसान अपनी सब्जियां यहीं बेचने आते हैं, लेकिन यहां आते आते सब्जियों के रेट दोगुनी हो जाते हैं। जो दाम आसमान छू रहे हैं लगातार, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा कहा जाता है कि बिचौलियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जमा करके रखते हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं सर, कोई जमा नहीं कर सकता। ये जो सब्जी है तो गल जाती है, एक रात रुकती है तो सड़ जाएगी। अब देखो आप करेला सड़ गया है, तो ये सड़ने वाली चीज नहीं है। ये ऐसा है, इसको तो मतलब जो कम फसल होगी तो तेजी तो अपनी आप में आनी है। कोई महंगाई तो है नहीं, तेजी होगी तो सब
अपने इसकी वजह से होगी। इस बार बारिश कम होने का कितना फर्क पड़ा है सब्जी के लिए? फर्क पड़ता है सर, बारिश बारिश तो है ही नहीं, कहीं भी सूखा है बिल्कुल। सब्जी मंडी से फुटकर विक्रेताओं के पास पहुंचते पहुंचते सब्जियों के दाम 4 गुना हो जाते हैं। फुटकर विक्रेता सब्जियों के दाम मनमाने तरीके से तय करते हैं और इसमें बड़ी भूमिका बिचौलिए और जमाखोरों की होती है। व्यापारियों की बात सुनी, अब हम पहुंचे हैं मयूर विहार में एक फुटकर सब्जी व्यापारी के पास। आइए भाई साहब से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो आम आदमी तक जो सब्जी पहुंच रही है उसके क्या रेट चल रहे हैं और जो बढ़ते हुए सब्जी के दाम है उसकी वजह क्या है। भाई साहब, आप एक लंबे समय से यहाँ पर सब्जी बेचते हैं। इस समय भिंडी के, तोरई के और घिया के क्या रेट चल रहे हैं? 40, तोरी 50, घिया भी 40 रुपए चल रहा है, प्याज 40, टमाटर 40 से भी ऊपर है। ये जो रेट है वो पिछले कितने दिनों में बढ़े हैं? उससे पहले पिछले महीने तो काफी सस्ती थी। एक महीना से बढ़ना चालू हो गया। उसके पीछे वजह? पीछे वजह है क्या, सप्लाई कम होगा कुछ। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। सोमवार से दिल्ली और कटरा के बीच रोजाना ट्रेन सर्विस की शुरुआत हो रही है। एसी सुपरफास्ट श्री शक्ति एक्सप्रेस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 5:10 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। इसी तरह ट्रेन वापसी में प्रतिदिन कटरा से रात 10:55 पर रवाना होगी और अगले दिन 11:15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।